अपडेट सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक फिलहाल टल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इस मीटिंग के तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। अगले कुछ दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और फिर बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई। दिल्ली से लौटने के बाद बैठक करेंगे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि आज प्रस्तावित बैठक थी, कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक होने वाली थी आज, लेकिन उस बैठक को आज टाल दिया गया है। संभवतः बताया जा रहा था कि ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जिसने राज्य की राजनीति में एक हलचल भी तेज कर दी है। आज होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक फिलहाल टल गई है। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार कल दिल्ली जाएंगे, शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के लिए कैबिनेट की बैठक करने की कोई बाध्यता नहीं है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कोई भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाता है और उम्मीद है कि शुभ मुहूर्त में ही नई सरकार का गठन भी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की से जुड़ी हुई। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, कल नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली और परसों राज्यसभा के सदस्य लेंगे सर। बिल्कुल, वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो कल जाएंगे। परसों से वहां पर जो रिक्ति होगी उसके विरुद्ध उन्हें शपथ लेना है। ये तो एक तरह से आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए। और ये अलग बात है कि उनका जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, पूरे बिहार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये उनका खुद का फैसला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसको मान लिए। तो इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन कब तक होने की संभावना है, कुछ जानकारी? नहीं, ये तो मेरे न जानकारी की बात है न मेरे दायरे की बात है। ये तो वो जब छोड़ देंगे पद, रिक्ति होगी, तब एनडीए की बैठक होगी और स्वाभाविक रूप से चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है तो इसमें लीड लेके निर्णय वही लोग करेंगे। हम लोग तो साथ एनडीए की बैठक करके उसमें जो फैसला होगा लागू आ जाए। सर, खरवास के बाद एक नई सरकार दिख सकती है, मतलब आपको उम्मीद है? तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ही ना, और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि, अच्छा दिन देख के ही बनता है। तो विजय चौधरी जी ने बहुत इशारों में तमाम बातें बता दी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कैबिनेट के बैठक की भी बाध्यता नहीं है, इसकी भी जानकारी उन्होंने इशारों में दे दी और उन्होंने माना कि अच्छे दिन में नई सरकार बनेगी, जिसके बारे में चर्चा है। खरवास के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, जहां विक्रमगंज बाजार के एक मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी कर 24 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 8 महिलाएं हैं और एक नाबालिग शामिल है। ये मामला नाबालिग लड़की का मध्य प्रदेश के रतलाम के एक युवक से शादी कराने से जुड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना ये मिली कि क्षेत्र के गरीब परिवार को लालच देकर उसकी नाबालिग बच्ची का मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आए एक युवक से शादी कराई जा रही है और इसी सूचना पर विक्रमगंज के शिव मैरिज हॉल में विक्रमगंज थाना की पुलिस ने दबिश दी और यहां से बक्सर जिला के चकिया की एक नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया है, जिसकी शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पेलादरी का रहने वाला एक युवक से कराई जा रही थी। और इसी बीच दरभंगा सोना लूटकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 से ज्यादा अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। असम भागे हैं मुरारी की गिरफ्तारी हो गई है। बेगूसराय से दीपक और गौतम गिरफ्तार हुआ है। कैश और जेवर बरामदगी के लिए रेड लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको दरभंगा सोना लूटकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
20 से अधिक अपराधियों ने इस पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और असम भागे मुरारी की गिरफ्तारी भी हो गई है, जो इस पूरे मामले में संलिप्त था। बेगूसराय से दीपक और गौतम गिरफ्तार हुआ है। इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी की छिनताई हुई है। जेवर से भरा हुआ झोला छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। दुकान बंद कर घर की तरफ जा रहे थे। ज्वेलरी दुकानदार से छिनताई की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद ज्वेलरी दुकानदार सुरेंद्र कुमार ने अपराधियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मोतीपुर की तरफ फरार हो गया है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है। ओपी थाना क्षेत्र मीनापुर प्रखंड का ये मामला बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। घर में छिपाकर रखी गई थी अवैध हथियार और छोटी कोपा गांव के प्रवीण के घर में छापेमारी की गई है। 2 कट्टा और 11 कारतूस को बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। को गुप्त सूचना मिल रही थी कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के गांव छोटी कोपा में प्रवीण वर्मा नाम के व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ फुलवारी शरीफ 2 के नेतृत्व में एक टीम को रात्रि में भेजा गया था और जब टीम के द्वारा प्रवीण वर्मा के घर पर छापेमारी की गई तो इनके यहाँ से 2 देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और इसी बीच औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। तालाब में डूबकर 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 5 साल की वैष्णवी और 2.5 साल के रंजन की मौत हुई है। मदनपुर के तपसी नगर की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां तालाब में डूबकर 2 बच्चे की मौत की खबर है। भाई बहन की तलाश में डूबने से मौत हो गई। 5 साल की वैष्णवी और 2.5 साल के रंजन की मौत हुई है और इलाके में मातम का माहौल है। बढ़ते आगे देखिए, पटना से ही एक और बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। 14 साल के किशोर पर आरोप लगा है। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आरोपी पीड़ित बच्ची का परिचित है और पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर, आपसी विवाद के दौरान तेजाब फेंका है। तेजाब के हमले में पति पत्नी जख्मी हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पति पत्नी का इलाज मनेर के मिराचक मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, आपसी विवाद के दौरान एसिड अटैक किया गया, जिसमें पति पत्नी जख्मी हो गए। और देखिए, ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार से जुड़ा हुआ मामला। गौतम कुमार की सियासत में जाने की चाहत थी। रिटायरमेंट के बाद विधायक बनने का सपना था। किशनगंज की किसी भी विधानसभा सीट में अपनी किस्मत आजमाने की प्लानिंग कर रहे थे वो, और प्लानिंग के तहत एक मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध बनाया था। प्रेमिका का नाम शगुफ्ता शमीम बताया जा रहा है। गौतम ने शगुफ्ता के नाम कई प्रॉपर्टी बना ली थी। शगुफ्ता के अलावा बेचनी नाम की एक लड़की से संबंध भी था। बेचनी के नाम भी गौतम ने प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेचनी को कई बार पटना भी लाया था गौतम ने। और अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए किशनगंज से बीजेपी के एक पूर्व विधायक से भी गौतम ने अपनी मजबूत पकड़ रखी थी, रिश्ता रखा था। गौतम के मामा किशनगंज में एडीएम थे। पुलिस सेवा में आने से गौतम के मामा ने उसकी मदद की थी और ईओयू फिलहाल इस मामले की और भी ज्यादा सघनता से जांच पड़ताल कर रही है और लगातार कई खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, बिहार में अब घूसखोर अफसरों की खैर नहीं। गाली कमाई के धन कुबोरों पर ईओयू ने शिकंजा कस दिया है। भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति हासिल करने वाले किशनगंज के एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की काली कमाई की जांच लगातार चल रही है। ईओयू की टीम ने वैभव कुमार से घंटों तक पूछताछ की है।
बिहार में घूसखोर अफसर अब बचेंगे नहीं। काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा। नप गए घूसखोर एसडीपीओ गौतम कुमार। डीआरडीए निदेशक के वैभव पर वार। बिहार में घुसखोरी और काली कमाई से अंकुश संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मचा है। ईओयू ने किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार और सहरसा में डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की काली कमाई पर शिकंजा कसकर साफ संदेश दिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। सोमवार को ईओयू की टीम ने घुसखोर अधिकारी गौतम कुमार से 6 घंटे पूछताछ की। मंगलवार को बारी सरकार में डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की थी। वैभव कुमार से भी ईओयू की टीम ने घंटों पूछताछ की। बताते चले कि वैभव कुमार के जो विभिन्न ठिकाने हैं, 6 ठिकाने पर 30 मार्च को ईओयू ने जो है वो एक साथ छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान जो है बड़ी संख्या में इनके जो चल अचल संपत्ति है उसका उद्भेदन किया था। ईओयू के जो एडीजी हैं मेजर हसनैन खान, उनको यह इनपुट मिला था। अब बात बिहार के एक और करप्शन किंग किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार की करते हैं, जिससे ईओयू की टीम ने सोमवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। गौतम कुमार की संपत्ति की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गौतम कुमार पर 80 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का आरोप है। गौतम के पास करोड़ों का आलिशान बंगला और 25 प्लॉट है। महंगी गाड़ियों के साथ बेनामी निवेश के कागजात मिले हैं। गौतम ने पत्नी और सास के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी। गौतम ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी धन कुबेर बना रखा है, तो उनकी नौकरानी के पास करोड़ों की संपत्ति है। अब इस भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपे भ्रष्टाचार से संबंधित आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई है और कांड दर्ज किया गया है। उनके निलंबन के लिए सरकार को उसी दिन लिखा गया था। उनका निलंबन की अधिसूचना सरकार के हस्ताक्षर किया जाएगा। बिहार में भ्रष्ट अफसर पर सरकार की पैनी नजर है। सुनिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए और अभी स्पेशल ड्राइव की शुरुआत किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक दिन 2-3 लोग पूरे बिहार के अंदर कोई न कोई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी या सरकार के महकमे के लोग या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़ाए जा रहे हैं। काली कमाई से धन कुबेर बने अफसरों पर बिहार में प्रहार जारी है। एसडीपीओ गौतम कुमार और डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की अंकुश संपत्ति के खुलासे से हर कोई हैरान है, लेकिन भ्रष्टाचार का ये दायरा केवल 2 अधिकारी तक सीमित नहीं है। बिहार में ना जाने कितने अफसर हैं जो करोड़ों की काली कमाई कर कुंडली मारकर बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए अगली खबर मधेपुरा से आपको बताएंगे, जहां पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सरकारी रसूख और आईएएस अधिकारी का झूठा रौब दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। और इस हाई प्रोफाइल ठगी कांड में पुलिस ने पति पत्नी को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर एक ठेकेदार से 34 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित नारायण यादव ने बताया कि 2025 में सिंहेश्वर में आयोजित सत्संग के दौरान उनकी मुलाकात एक लग्जरी गाड़ी में सवार दंपति से हुई। गाड़ी पर बिहार सरकार प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक का फर्जी बोर्ड लगा हुआ था। आरोपी सन्नी कुमार राय ने महिला को आईएएस अधिकारी बताया और खुद को उसका बॉडीगार्ड। यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ। सरकारी विभागों में काम दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने पीड़ित को अपने झांसे में लिया और अलग अलग माध्यम से लगभग 34,74,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। कब की घटना है ये? घटना सर 6ठा महीना से है सर। ऐसे ही सर 5वां-6ठा से सर शुरुआत हुआ है। अभी तक उसके बाद हम इसके प्रेशर दिए, भैया काम नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ तो मेरा पैसा लौटा दीजिए। बोले नहीं पैसा आपका काम नहीं हुआ तो पैसा हम लौटा देंगे, इंतज़ार कीजिए। बोले ठीक है। उसके बाद क्या किए, आजकल करते करते परेशान हो गए। उसके बाद हम जो है मैंने थाना में आवेदन दिए। 2025 में सिंहेश्वर में एक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें कांड के बाद ही नारायण यादव भी वहाँ पहुँचे थे
वहीं पर इनकी मुलाकात सन्नी कुमार राय जो वर्दी में पोशाक में थे और उनके साथ एक महिला थी जो श्रद्धांजलि देवी के रूप में चिन्हित हुई और उनकी पत्नी थी। उसको एक IAS अफसर बना के सामने बारी के सामने पेश किया गया और इनसे ठेकेदारी दिलाने के नाम पर 34,74,000 के आसपास रुपया की ठगी कर ली गई। बढ़ते आगे बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, जहां विक्रमगंज बाजार के एक मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी कर 24 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 8 की संख्या में महिलाएं हैं और एक नाबालिग भी शामिल है। ये मामला नाबालिग लड़की का मध्य प्रदेश के रतलाम के एक युवक से शादी कराने से जुड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के गरीब परिवार को लालच देकर उसकी नाबालिग बच्ची का मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आए एक युवक से शादी कराई जा रही है और इसी सूचना पर विक्रमगंज के शिव मैरिज हॉल में थाना पुलिस ने दबिश दी और यहां से गिरफ्तारी की गई। आप पुलिस यहाँ पर आके पकड़ी है तो क्या कर रहे थे? पैसा वैसा पूरा मिला है, क्या कर रहे थे आप लोग? ये बोले थे सर के ऐसे होएगा, लड़के ले आएंगे तो ऐसे ले आए थे। ये बोला था ये उम्र 7 वाला लड़की मिलेगा, ले आएंगे उधर चले अपन। इसके तो देश में कभी आया नहीं ना। आपके लड़के का उम्र कितना है? लड़के के 23-24 साल की उम्र है। 23 से 24 साल की। ठीक। और इसी बीच आपको सीतामढ़ी से अगली खबर बताएं, जहां ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 के तहत पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस अभियान के दौरान बैरगनिया और सुप्पी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 14 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि इन बच्चों से कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम कराया जा रहा है। सभी बच्चों की उम्र लगभग 14 वर्ष से कम ही बताई जा रही है। मामले में बाल श्रम कराने वाले 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 8 के खिलाफ बैरगनिया थाना और 4 के खिलाफ सुप्पी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी पर बाल श्रम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां एक बार फिर से हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों ने खेत में काम कर रही महिला को कुचल डाला। मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव की बताई जा रही है। मृतक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव की मुन्ना देवी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वो खेत में गेहूं काटने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान हाथियों का झुंड खेत की तरफ आया और खेत में काम कर रही महिला को एक हाथी ने कुचल डाला। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाथियों का झुंड झारखंड के इलाके से नवादा में आया है, जिसकी वजह से इस महिला की जान चली गई। हम रह रहा था, वो मकान पूरा रद्द-बद्द, सामान सब रद्द-बद्द कर दिया। हम कहाँ रहेंगे? और इंदिरावास मिला था। इंदिरावास के पैसा से घर बनाए थे? हाँ जी। अच्छा, तो अब तो ये पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया, तो अब रहेंगे कहाँ? वही न बनाएगा तो कहूँ। सरकार से क्या मांग है? जाएंगे कमाने के लिए। सरकार से क्या मांग? खाएंगे, मांगेंगे। आपका सरकार से क्या मांग है? मांग रहे हैं कि मतलब मकान बना देना चाहिए। और इसी बीच बक्सर पुलिस ने फिरौती के लिए किए गए एक अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि अपहरण किए गए व्यक्ति को औद्योगिक थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है, जबकि इस घटना में शामिल 3 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। युवक का नाम मनीष कुमार है, जो आरा जिले का रहने वाला है। वो बक्सर में शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए परिजनों के साथ पहुंचा था और लौटने के वक्त उसका अपहरण हो गया। यही व्यक्ति है, मतलब उसका अपहरण जो था, जब वो ऑटो में चल रहे थे तो ऑटो को रुकवा के उसका अपहरण किया था। इसमें 2 साथ में जो लोग थे वो भी इसके चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने ही इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दी। पूरे मामले की जो है छानबीन जो है बड़े विस्तृत रूप से जो है बारीकियों से की गई है। और इसी बीच बक्सर से आपको खबर हमने बताई और छपरा से एक और बड़ी खबर आ रही है। घूस लेते दारोगा रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 9,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी की गई है। डोरीगंज थाने का दारोगा गिरफ्तार हो गया। दारोगा मोहित मोहन गिरफ्तार हुआ है। जमीन विवाद निपटारे में घूस लेने का आरोप लगा है। निगरानी की टीम ने उस पर कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इन दिनों यूयू की टीम एक्टिव है और खास तौर पर अपराधियों के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ी गई है, जिसके तहत लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ।
और देखिए अब बात करते हैं बिहार में शराबबंदी की। देखिए शराबबंदी पर तेजस्वी यादव के वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार कर दिया है। जीतन राम मांझी ने पूछा है कि तेजस्वी ये बताए कि बालू और शराब माफिया कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती है, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, होने वाली इक्का दुक्का घटनाओं पर कार्रवाई होती है। मोतिहारी की घटना के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था। मंगलवार को एनडीए की ओर से उसी अंदाज में जवाब दिया गया। कहीं भी लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पदाधिकारियों पर, पुलिस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शराबबंदी को लेकर सरकार को कई बार सलाह दे चुके हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मोतिहारी जैसी घटनाओं को लेकर अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन तेजस्वी पर तंज कसना नहीं भूले। दिल पर हाथ रख करके वो बोले बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है, वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं, चोर मचावे शोर। तेजस्वी यादव पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। हर तरह की कवायद के बावजूद हर रोज शराब की खेप पकड़ी जाती है। समय समय पर जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं और हर नई घटना के साथ ही नए सिरे से सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए बिहार बीजेपी के नेता कल से दिल्ली दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष भीखू दलसानिया समेत अन्य नेता दिल्ली जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की संभावित बैठक है। बिहार कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त बिहार बीजेपी के नेता कल से दिल्ली दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भीखू दलसानिया समेत अन्य नेता दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में हो रहे प्रशिक्षण में भी शामिल होंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की संभावित बैठक है। बिहार कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक संभावित है, होने वाली है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भीखू दलसानिया समेत अन्य नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली में हो रहे प्रशिक्षण में शामिल होंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की एक संभावित बैठक भी है, जिसमें बिहार कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। यानी कि ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी की तरफ से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा सियासी फेरबदल होने वाला है, सत्ता परिवर्तित होने वाली है। नीतीश कुमार केंद्र की सियासत करने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और इन तमाम सवालों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक्शन का दौर जारी है। और बैठक पहले एनडीए घटक दल की होगी, फिर उसके बाद जेडीयू की अलग बैठक होगी और अब बीजेपी की बैठक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस बैठक के संदर्भ में क्या जानकारी आपके पास? देखिए बीजेपी का इस वक्त प्रशिक्षण शिविर जो है पूरे देश में चल रहा है और खास करके 10 तारीख को भी ट्रेनिंग होनी है और 9 को ही जो ट्रेनिंग में जिन्हें भाग लेनी है वो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि 10 तारीख को जो कोर कमेटी के जो बिहार बीजेपी के सदस्य हैं वो भी दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में एक बैठक भी हो सकती है पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। तो कल से परसों तक मतलब 9 तारीख और 10 तारीख तक बिहार बीजेपी के तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य होंगे वो दिल्ली में होंगे और वहाँ संभावित बैठक का भी आयोजन किया गया। लेकिन उसके पहले प्रशिक्षण शिविर है जिसमें पूरे देश से जो प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत अन्य लोग उसमें शामिल होंगे। जी
बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए